नमस्कार। आज का वीडियो मैसेज एक इंफॉर्मेटिव मैसेज है जो मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के संदर्भ में है। और मुख्यतः ये जब क्लेम सेटल होता है, जो इंश्योर्ड को क्लेम मिलता है, तो उसमें जो एक साल्वेज अमाउंट या कंज्यूमेबल के नाम पे जो डिडक्शन या कुछ अन्य डिडक्शन होते हैं उसके संदर्भ में है। तो मैं भी हाल फिलहाल में एक टाटा मोटर वर्कशॉप पर गया था। तो मैं वहाँ बैठा था, मैंने अनुभव किया, जो मेरा अनुभव वहाँ था एक, तो मैंने देखा कि एक इंश्योर्ड अपनी गाड़ी को जो जिसका क्लेम हुआ था उसको उसकी डिलीवरी लेने के लिए आया था। और ये क्लेम एक कैशलेस क्लेम फैसिलिटी पर सेटल हुआ था, जिसका लगभग 22,000 समथिंग रिपेयर बिल था। और जब उसने जो अपने हिस्से का जो पेमेंट है, वर्कशॉप से पूछा साहब कोई रिपोर्ट, तो रिपोर्ट वहाँ नहीं थी। लेकिन वर्कशॉप ने बताया साहब 1,000 रुपये तो जो कंपलसरी एक्सेस क्लॉज है उसे वो फाइल चार्ज नाम बोल रहे थे। तो फाइल चार्ज और 400 कुछ रुपए थे, 430 या 34 जो भी है, कि ये सॉल्वेज के नाम पर है। तो 1400 समथिंग का आपको पेमेंट करना होगा। इंश्योर्ड ने कहा साहब बीमा कंपनी से कहाँ ये असेसमेंट या डीओ आया उसकी कॉपी दिखाइए। और उसने कहा साहब मेरी नई गाड़ी है बिल्कुल, और मेरी जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज, कंज्यूमेबल कवरेज, सारी एड ऑन कवरेज हैं। फिर ये 400 समथिंग रुपए हैं, ये क्यों लग रहे हैं? उसने हल्का सा विरोध किया। वर्कशॉप वाले ने कहा नहीं नहीं साहब, ये 5% साल्वेज का डिडक्शन लगता ही है। अभी हमारे पास डिलीवरी ऑर्डर या सर्वे रिपोर्ट कॉपी ये नहीं आई है, लेकिन आप सर्वेयर से भी बात कर सकते हैं, तो ये हम बिल्कुल सही ले रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या, उसने थोड़ा सा ये विरोध किया था और अपनी थोड़ी सी नाखुशी जाहिर की थी, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी नहीं, उसने वो 1400 समथिंग पेमेंट किया और अपनी गाड़ी ले ली। तो ये था लगभग 22,000 रुपये के आसपास के बिल में। और 5% उसने, जो वर्कशॉप वाले ने बताया था कि मेटल पार्ट्स पर ये डिडक्शन होता है। अगर जितना भी जो भी इंक्लूडिंग टैक्स मेटल पार्ट्स हैं उस क्लेम में, उसका 5% सार्विस के नाम पे डिडक्शन होता है। तो मैं ये दूर बैठा ये सारा कन्वर्सेशन सुन रहा था, और मुझे ये अजीब लग रहा था क्योंकि ये गलत था। ये ऐसा पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो मैं इसी विषय मैंने उसी दिन सोचा कि मैं इस पे एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन, वैसे मैं पहले भी दे चुका हूँ, तो लेकिन आज इस पे मैं ये वीडियो मैसेज है। मैंने 70-75 हज़ार रुपये भी साल्वेज के नाम पे डिडक्शन क्लेम में देखा है। और हालांकि वो गाड़ी मर्सिडीज बेंज थी और उसमें मैंने कुछ इंश्योर्ड की मदद की कुछ मेल लिखवाने में, तो फाइनली वो 1 रुपये भी डिडक्शन नहीं हुआ था। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज हम इसको जो है इसी पूरा मैसेज इसी विषय पे है। तो ये हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है ये। और ये डिडक्शन 5%, 10%, मुख्यतः ये जो उस जो जो जिसे सॉल्वेज कहा जा रहा है, जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, या अगर हम उसकी कबाड़ वैल्यू दें, तो वो वैल्यू से कहीं ज़्यादा परसेंटेज में इसको डिडक्ट किया जा रहा है। तो इसी विषय में ये है। इसमें पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, तो जो, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पॉलिसी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट, जो मोटर ऑडी इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनिटी मीन्स क्षतिपूर्ति। और ये जो उसमें सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के तहत इंडेमनिफिकेशन के लिए लिखा हुआ है। ये सेक्शन ए होता है, या अगर आपकी खाली मोटर ऑडी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, जो उसका सेक्शन ए है। ये मतलब पैकेज पॉलिसी है तो सेक्शन ए, और मोटर ऑडी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको ये है। इसमें सर्टेन पैरल्स होती हैं, जैसे बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स फ्लड, और फ्लड हुआ, फायर हुआ, इनंडेशन हुआ, मैलिशियस एक्ट हुआ,
थेफ्ट हुआ, और इस तरीके की अगर उन सबको जोड़ेंगे तो हेल स्ट्रॉम हुआ। इस तरीके से मतलब लगभग अगर इन्हें एक दो तीन चार करके इन्हें तो लगभग ये 23-24 होंगी। और इनसे जो दुर्घटना होंगी, इन जिनका रीजन ये होगा, तो उनके तहत जो है ये पॉलिसी रिस्क के तहत ये कवरेज देती है। और ये एक इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति का बीमा पॉलिसी में एक वादा होता है कि अगर इनके अगेंस्ट कोई दुर्घटना होगी या इन पैरिल्स के तहत होगी, तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति करेगी इंश्योर्ड को। यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये बोनट की क्षतिपूर्ति करेगी या पेंट की क्षतिपूर्ति करेगी या विंड स्क्रीन ग्लास की करेगी, हेडलाइट्स की करेगी। यहाँ पे ये भी नहीं लिखा हुआ है कि ये सिर्फ कंज्यूमेबल पार्ट्स की कवरेज करेगी और या नॉन कंज्यूमेबल पार्ट्स की कवरेज करेगी और कंज्यूमेबल पार्ट्स की कवरेज नहीं करेगी। यहाँ सिर्फ इंडेमनिफिकेशन का एक शब्द आया है। और ये एक बीमा का मुख्य सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि दुर्घटना से मैं बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ कि दुर्घटना से जस्ट पहले जैसी गाड़ी जिस अवस्था में थी, उस अवस्था में जो लाने का जो खर्च है, उसकी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी। ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ये बीमा का सिद्धांत है। तो यही शब्द कॉन्ट्रैक्ट में आया है इंडेमनिफिकेशन के लिए। तो अब कोई जो कैशलेस क्लेम फैसिलिटी है, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है रिपेयरर और बीमा कंपनी के बीच। तो ये जो वाहन निर्माता कंपनी है आजकल सभी बहुत सारी बीमा कंपनी से एक टाई अप रखती हैं और जिसे म्यूचुअल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, एमओयू। तो ये एमओयू के तहत होती हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन इसमें ये लोग बीमा कंपनी की पॉलिसी बेचते हैं और बीमा कंपनी कुछ इनको क्लेम के लिए फैसिलिटी देती है। इससे दोनों को फायदा होता है, बीमा कंपनी को भी, बल्कि तीनों को फायदा होता है, वर्कशॉप को भी, बीमा कंपनी को भी और बीमा धारक ग्राहक को भी। लेकिन ये जो एमओयू है, ये बीमा कंपनी और वर्कशॉप के मध्य होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता है। क्लेम सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट होता है नियमानुसार। बहुत से सर्वेयर बंधु या बीमा कंपनी के लोग क्लेम सेटलमेंट में एमओयू का हवाला देते हैं, तो ये गलत है। एमओयू क्लेम सेटलमेंट के लिए नहीं है, ये आपसी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है क्लेम सेटलमेंट को डीलिंग करने के लिए। उससे उसमें अप्रूव सर्वेयर की कोई भूमिका नहीं होती या उसका कोई क्लेम सेटलमेंट से कोई वो नहीं है। तो और ये जो जो मेरा मैसेज है साल्वेज या कंज्यूमेबल्स या अन्य जो डिडक्शन है, तो ये इसको जो है, इसमें जो डिडक्शन जो ज़्यादा हो रहा है, तो पहले तो समझते हैं पॉलिसी क्या कहती है। पॉलिसी में एक कंपलसरी डिडक्शन के लिए एक जनरल रेगुलेशन 22 होता है प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी वगैरह में, और कॉमर्शियल में 22A करके होता है। तो उसके अकॉर्डिंग एक कंपलसरी एक्सेस क्लॉज लगती है, जो नॉर्म कार में 1,000 रुपये होती है, मोटरसाइकिल में 100 रुपीज़ होती है, और कॉमर्शियल जो कार हैं उनमें 500 रुपये होती है, और अलग अलग कुछ गाड़ियों में कमर्शियल में 1500 रुपये या उससे अलग भी होती है। तो ये जो है ये टैरिफ में देख सकते हैं या इवन बीमा पॉलिसी पर ये लिखा होता है। अब आता है साल्वेज। पहली चीज़ तो साल्वेज होती क्या है। जब किसी गाड़ी को रिपेयर करते हैं क्लेम अंतर्गत, तो जो उसमें जो पार्ट्स रिप्लेस होते हैं, जैसे किसी गाड़ी में बोनट डला, फेंडर डला, बम्पर डला, हेडलाइट डली, रेडिएटर डला, तो ये पार्ट्स को जो रिप्लेस किए, जो ये बचे पार्ट्स, इनको साल्वेज बोलते हैं। अब इनकी भी कुछ वैल्यू होती है। बीमा कंपनी जो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेमनिफिकेशन है, तो बीमा कंपनी ये जो साल्वेज है, इससे इसको इंडेमनिफिकेशन में यूज कर सकती है। ये बीमा कंपनी की संपत्ति है। बीमा कंपनी को गाड़ी को जस्ट एक्सीडेंट से पहले जैसी अवस्था में जो लाना है,
जो भी उसमें खर्च हो वो वहन करना है, यानी उसका क्लेम देना है। तो बीमा कंपनी ये जो पार्ट जिनको मैंने फॉर एग्जांपल बताया, बोनट हुआ, बम्पर हुआ, रेडिएटर हुआ, हेडलाइट हुई, तो ये जो साल्वेज है इनको वो इंडेमनिफिकेशन में इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि इनको वो ले सकती है, इन्हें बेचकर और क्षतिपूर्ति कर सकती है। ये जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है, क्योंकि क्लेम इंडेमनिफिकेशन की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है। इंश्योर्ड का काम क्लेम लेना है, उसका काम क्लेम सूचना देना और सहयोग करना है। तो अब अगर ये जो जो मैंने अभी फॉर एग्जांपल बोनट, फेंडर, बम्पर, हेडलाइट बताए, अब इनको मोस्टली जो बीमा कंपनी है क्लेम में इनको डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी उनमें कट लगा देंगे, उनको इतना डैमेज कर देंगे कि वो रीयूज ना हो सके। तो इसको कहते हैं स्क्रैपिंग करना। यानी फिर वो अगर उनको फिर बेचते हैं तो उसे स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे। और ये आजकल बहुत पहले तो बीमा कंपनी जिन्हें मैं साल्वेज नाम बता रहा था, एज इट इज उनको ले लेती थी और उनको अपनी गोडाउन में, सरकारी कंपनी के गोडाउन होते थे उनमें रखती थी, उनको रिसीव करती थी और फिर क्लेम सेटल करती थी। बाद में उनको वो अपना किसी कबाड़ी को बेच देती थी। लेकिन आजकल कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती, क्योंकि उन्हें रखने के लिए गोडाउन लेना और उनका मैनेजमेंट करना उनकी कीमत से बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। तो इसलिए अब ये लेने का सिस्टम नहीं है, स्क्रैपिंग का सिस्टम है। और स्क्रैप कराती हैं तो मोस्टली सर्वेयर आप अगर कभी देखेंगे किसी वर्कशॉप में, तो जो भी बोनट, बम्पर, फेंडर या जो भी कोई पार्ट जो रिप्लेस हुए हैं उनको डिस्ट्रॉय करा देंगे। अगर वो है तो उनको और मोड़ देंगे या उनमें कट लगा देंगे या उनको तोड़ेंगे, जो भी इस तरीके से स्क्रैपिंग करेंगे। तो वो स्क्रैप, अगर उसकी जो वैल्यू है वो स्क्रैप वैल्यू कहलाएगी। यदि लोहे का पार्ट है तो मान लीजिए लोहा 25-30 रुपए किलो है, तो जो भी एक अमाउंट उसका वजन तोलेंगे तो क्या है, एक अप्रोक्सीमेट वजन लगा के और उसको किलो के हिसाब से कंसिडर करके गुणा करके भाव से उसकी स्क्रैप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से प्लास्टिक की, और जो कांच है या जो जिसकी कोई जो कुछ ऐसा पार्ट है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, तो उसकी क्या कंसिडर करेंगे। अब सर ये जो वैल्यू आई, ये इंश्योर्ड लेने के लिए तैयार है, ये स्क्रैप या सॉल्वेज, तभी उसका डिडक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो जबरदस्ती जो डिडक्शन हो रहा है, ये एक तो पहली चीज तो ये है कि एक्चुअल वैल्यू का डिडक्शन है कि नहीं। तो मोस्टली एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए जो स्क्रैप की, उस हिसाब से हमारे यहाँ जो है डिडक्शन नहीं हो रहा। तो पहली चीज तो यही गलत है। अगर एक्चुअल वैल्यू यानी जो उसका लगभग लमसम जो रेट होना चाहिए उस पे हो रहा है, तो फिर भी एक तरीके से ठीक मान सकते हैं। वो भी जब जब इंश्योर्ड इसके लिए एग्री है। अगर वो एग्री नहीं है तो बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है उसको ले या बेचे और उसको क्षतिपूर्ति करे उस अमाउंट की। तो अभी जो 2024 में एक मास्टर सर्कुलर आया है और जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी पॉलिसी होल्डर्स 2024 के तहत कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो उसमें एक पॉइंट है कि बीमा कंपनी साल्वेज के नाम पर कोई डिडक्शन नहीं करेगी। साल्वेज डिस्पोजल बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है। और हाँ, ये बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है और इंश्योर्ड का साल्वेज के नाम पर कोई डिडक्शन नहीं होगा। तो ये मास्टर सर्कुलर में आया है, स्पेशली लिख के आया है। तो और तो फिर ये जो अभी जैसे जो मैंने एग्जांपल जो मैंने देखा, जो उनका 400 कुछ रुपए जो 5% नाम से काटा गया, तो ये उस नज़रिए से तो बिल्कुल गलत था, इंश्योर तो चाह ही नहीं रहा था। और तो ये इस किस्म का डिडक्शन नहीं होना चाहिए था और ये मास्टर सर्कुलर बीमा नियामक ने बनाया है। और अगर तो इस तरीके का, और दूसरा जो उन्होंने कंज्यूमेबल शब्द बोला, वैसे उसमें कंज्यूमेबल नाम से तो उन्होंने कुछ नहीं लिया था। तो बीमा पॉलिसी में कोई कंज्यूमेबल नाम की कोई या नॉन कंज्यूमेबल नाम की कोई परिभाषा नहीं दी हुई है।
कंज्यूमेबल वैसे देखा जाए तो सारे पार्ट्स ही कंज्यूमेबल हैं, सबकी सब घिसते ही हैं, इसीलिए डेप्रिसिएशन लगता है। मोस्टली पार्ट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है जनरल रेगुलेशन 9 के अकॉर्डिंग, इंडियन मोटर टैरिफ या पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। और डेप्रिसिएशन इसलिए लगता है क्योंकि वो कंज्यूम हो रहे हैं। तो और जो पॉलिसी है वो कोई डिफरेंशिएट नहीं करती कंज्यूमेबल या नॉन कंज्यूमेबल पार्ट्स के लिए। और पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा कि ये सिर्फ कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल पार्ट्स के लिए इन कवरेज का कॉन्ट्रैक्ट है, और जो कंज्यूमेबल पार्ट है उनके लिए नहीं है, कोई परिभाषा नहीं दी है और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है। तो ये कहना कि साहब ये कंज्यूमेबल पार्ट का क्लेम नहीं मिलेगा, या ये सर्टेन पार्ट जैसे कि लोग नट बोल्ट क्लिप कूलेंट इंजन ऑयल जो ल्यूब ऑयल्स होते हैं तो उनको कंज्यूमेबल मानकर उनका क्लेम देने से मना करने लगती है। लेकिन पॉलिसी में ऐसा कोई शब्दावली नहीं है। तो इसलिए ये तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग इंडेमनिफिकेशन करना है। इंडेमनिफिकेशन की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है। तो अगर कोई ये इस तरीके से काटने की कंज्यूमेबल के नाम से काटने के लिए कह रहा है तो गलत कह रहा है। पहले उसे इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए और इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए। हालांकि हमारे देश में बहुत सारी बीमा मोस्टली सभी जो ये कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो मोटर और इंश्योरेंस बिजनेस कर रही हैं, उन्होंने कंज्यूमेबल एड ऑन कवरेज नाम से एड ऑन कवरेज निकाली हुई है। लेकिन ये तो एड ऑन कवरेज हो गई, लेकिन जो सामान्य बीमा पॉलिसी है मोटर ऑडी, उसमें कहीं भी नहीं कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल के बारे में अंतर नहीं लिखा हुआ, ये कोई कवरेज के बारे में नहीं दिया हुआ। तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, और जो पार्ट अगर उसमें जो भी सर्वेयर या बीमा कंपनी असेस कर रही है, बोनट है, फेंडर है, हेडलाइट है, ग्लास है, या और जो कुछ भी है, तो उसमें तो कोई स्पेसिफिक पार्ट के कवरेज के लिए लिखा हुआ ही नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग क्लेम दिया जाता है। तो अगर एक गाड़ी में कूलेंट है या इंजन ऑयल है या नट बोल्ट है, बिना उसके वो जो दुर्घटना से जस्ट पहले वाली अवस्था में नहीं आ सकती, उनको डालना जरूरी है रिपेयरर के अकॉर्डिंग या जो भी मैन्युफैक्चरर उसके नॉर्म्स हैं। तो फिर उनका क्लेम तो बनता ही बनता है और देना ही होगा। तो इसलिए ये जो दो चीज़ें हैं कंज्यूमेबल और सॉल्वेज के नाम पे डिडक्शन, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं ये मैसेज लाया हूँ, अगर कभी भी आपको या आपके किसी परिचित को इस प्रकार के डिडक्शन का जिसे आप नहीं चाहते सामना हो रहा है, तो आप राइटिंग में बीमा कंपनी से या कुछ जो सर्वेयर साहब हैं, जो भी कोई डील कर रहे हैं उनसे बोलिए, राइटिंग में दीजिए, अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, और हमें बताइए कि पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके के डिडक्शन के लिए कहाँ लिखा है। दूसरा, आप उन्हें लिखिए साहब ये जो भी जिसे आप साल्वेज या स्क्रैप वैल्यू जो भी कह रहे हैं, आप उसे खुद लीजिए और मुझको मेरा जो पूरा क्लेम है वो दीजिए। कंपनी ये साल्वेज या ये जो स्क्रैप है इसको ले सकती है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये बीमा कंपनी की जिम्मेदारी भी है। ये मास्टर सर्कुलर जो है 2024 आप उसमें पढ़ सकते हैं, ये बीमा कंपनी की जिम्मेदारी लिखी हुई है। तो अगर आप इस तरीके से मेल लिखित में बीमा कंपनी से कम्युनिकेशन करेंगे तो बीमा कंपनी आपका कोई डिडक्शन नहीं करेगी। मेरा तो ये इस मास्टर सर्कुलर से पहले भी अनुभव रहा है, मैंने कुछ लोगों की मैंने हेल्प की है, तो उन जब कुछ कम्युनिकेशन किया है तो फिर कोई डिडक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए हाँ ठीक है, अगर कोई इंश्योर चाह रहा है कि ठीक है मैं ले लूँगा और मैं बेच लूँगा, लोहे का भाव है उसका कि 25-30 रुपए किलो के हिसाब से, माना ये 10 किलो इसमें लोहा है और 250 रुपए ये स्क्रैप वैल्यू है, तो ठीक है आदमी उसको लेके सहयोग करे, उसको बेच दे, और फिर उसको, लेकिन वो भी अगर सहयोग करे तो फिर डिडक्शन, मतलब सहयोग करे
और वो तैयार है तो डिडक्शन ठीक है, अदरवाइज ये डिडक्शन थोपा नहीं जा सकता, जो गलत है। तो सचेत रहिए, अपने हकों को जानिए, बीमा पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा जानिए और नियमों के अनुसार करस्पॉन्डेंस कीजिए, तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। यही आज का वीडियो था। नमस्कार।